सो here is a financial educator ईशान गोयल। दोस्तों, जैसा कि हमने Q4 की सीरीज में कंटिन्यू करा है एंड हमने हर रोज एक कंपनी के Q4 रिजल्ट्स को डिकोड किया है एंड आपको स्टॉक रेकमेंड किया है बाय डूइंग द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। एंड मैं आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा एंड हम एक दूसरे का कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे बिकॉज जितने मैंने स्टॉक रिकमेंड करे आपको 3 स्टॉक मैंने रिकमेंड करे बाय एनालाइजिंग their Q4 results and by analyzing those companies fundamentally and technically। तीनों दिन की मेरी विनिंग स्ट्रीक रही है एंड तीनों जो स्टॉक्स है उन्होंने ऑलमोस्ट 3-4% का गैप अप हमें दिया है एंड अच्छा प्रॉफिट्स इसमें बुक किया है लोगों ने। सो आज मैं बढ़ता हूँ फोर्थ शेयर की तरफ जो कि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन देने वाला हूँ एंड पिछली 3 वीडियोस की तरह ही मैं उसको एनालाइज करूंगा फंडामेंटली टेक्निकली एंड आपके सामने एक पोजीशन क्रिएट करूंगा एंड आपको भी एक एडवाइस दूंगा। सो मेरा सक्सेस रेशियो अभी तक का Q4 रिजल्ट्स में 100% के सक्सेस रेशियो है। आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं इस Q4 सीरीज में एंड अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हम सबका फेवरेट ग्रुप बजाज ग्रुप। बजाज ग्रुप बहुत ही फेवरेट ग्रुप लोगों का एंड वन ऑफ द बिग ग्रुप्स इन द बिजनेस इंडस्ट्री। बजाज ग्रुप की एक फील्ड है फाइनेंस की, उसका एक स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इनका जो Q4 का यानी Q4 का रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर उसने ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में 54% की एंड रेवेन्यू जो है इनका 26% से अप है। नेट प्रॉफिट इनका 587 करोड़ रिपोर्ट हुआ है इन द फोर्थ क्वार्टर विच इज 44% हायर देन द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर इन्होंने 54% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिखाई है। सो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है एंड रिपोर्टिंग पीरियड जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है एनआईआई की अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी 31% से इंक्रीज हो चुकी है टू 823 करोड़ फ्रॉम 629 करोड़ इन द Q4 FY 2024। मतलब इनकी क्या हुई है, एनआईआई भी इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है एंड इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर इनकम है जो ये खुद कमाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो भी 54% से इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल प्रॉफिट की अगर बात करें 54 प्लस 31, सो अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने इंक्रीज करा है एंड अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने जो कि है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बात करें इनके रिवेन्यू की तो 26% ईयर ऑन ईयर जंप करके 2508 करोड़ रुपए में इनका रिवेन्यू क्लोज हुआ है। अभी क्योंकि ये स्टॉक नया नया अनाउंस हुआ है, नया नया आया था, ये अक्टूबर में 2024 के अक्टूबर में नया नया आया था एंड उस जिस अकॉर्डिंग से वो आया था नया नया स्टॉक एंड जिस अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म बट आई रिकमेंड फॉर द शॉर्ट टर्म बिकॉज अभी के अकॉर्डिंग इनके जो फंडामेंटल्स है वो इतने अच्छे नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है मुझे लगता है फंडामेंटल्स भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं, हम वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में इस शेयर को होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म देखना चाहिए। लेकिन आप लोगों की एनालिसिस है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स में भी चलते हैं, जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि फंडामेंटल्स मुझे सुन के मतलब देख के खास मजा आया नहीं। सो टीटीएम पी रेशियो की बात करें, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी रेशियो यानी प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर का जो रेशियो है वो है 50.81 जो कि बहुत ज्यादा है। बेसिकली जो पी रेशियो होना चाहिए वो 20 का होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, लेकिन पी रेशियो इनका बहुत ज्यादा है। बात करें सेक्टर के पीई की यानी फाइनेंस के पी, फाइनेंस जितने सेक्टर है उनकी कंपनीज के पीई की, तो 17.98 का सेक्टर पीई एवरेज है रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 50.81 का पीई है जो कि अच्छी बात नहीं है। बात करें पीबी रेशियो की तो 8.98 है, प्राइस टू बुक वैल्यू विच इज गुड, बट सेक्टर पीवी यहाँ पे देखो तो 2.59 का एवरेज सेक्टर पीवी रेशियो में देखने को मिलता है जो कि इस कंपनी को फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी नहीं बनाता। यहाँ इस कंपनी का कोई भी डिविडेंड नहीं है बिकॉज नई नई कंपनी आई है भाईजान। अक्टूबर 24 में रजिस्टर हुई थी ये स्टॉक मार्केट में। सो अभी कोई डिविडेंड फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है इस कंपनी का। सेक्टर की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की डिविडेंड यील्ड है। सो बेसिकली फंडामेंटल इस कंपनी के मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू दिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शेयर प्राइस की तो शेयर प्राइस ने कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई है 125 से 132 के शेयर पे एंड यहाँ पर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है इस कंपनी का जो कि अच्छी बात है।
अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पीई रेशियो में, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई है। एक और मैं आपको गंदी चीज मतलब इस कंपनी की, यानी कि जो हमें फंडामेंटली इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रोकती है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखोगे कैश हमेशा नेगेटिव में है, मतलब इस कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है। एंड किसी कंपनी के पास अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं होता, सो बेसिकली उसका रीजन क्या, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि कंपनी को अगर आज जरूरत पड़ेगी कैश की, यानी कि पैसा बाजार में उन्हें डालना पड़ेगा, कोई नया प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा, तो उनके पास कैश ही नहीं होगा। सो कैश फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के पास। बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी इनके कोई खास हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखी नहीं बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज एंड एसेट्स हालांकि सेम ही है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखेंगे टोटल एसेट्स 48,527 करोड़ के हैं, यहाँ पर लायबिलिटीज है 42,000 करोड़ की, यहाँ पर एसेट्स है 64,000 करोड़ के, 54,000 करोड़ की लायबिलिटी है, एंड यहाँ पर एसेट्स है 81,000 करोड़ के एंड 70,000 करोड़ की लगभग लगभग लाइबिलिटीज है। सो कैश फ्लो भी इनका अभी भी नेगेटिव है, बिकॉज इनकी लाइबिलिटीज जितनी है उनसे 8-9 हजार करोड़ इनके पास एसेट ज्यादा है, वो हमारे कैश फ्लो में एडजस्ट हो जा रहे हैं, बिकॉज 15,000, 14,000, 12,000 करोड़ तो नेगेटिव में कैश फ्लो ही है। इनकम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक फंडामेंटली हमें गुड पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि शॉर्ट टर्म में, जिसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो शेयर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जो शेयर की कंपनी प्रॉफिट ज्यादा करती है। सो यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू ग्रोथ, इन पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा रिवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी का है, जो कि है 45.81% का रिवेन्यू ग्रोथ है। इंडस्ट्री एवरेज 15.22% है। सो ऑलमोस्ट 3 गुना एवरेज है इस कंपनी का ग्रोथ का देन द इंडस्ट्री एवरेज। सो 3 गुना ज्यादा जल्दी ये ग्रो कर रही है कंपनी। मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, पहले इसका जो मार्केट शेयर था वो ऑलमोस्ट 0.92% था, अब इसका जो मार्केट शेयर है वो 3.23% है। मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री में ये अपनी जगह बना रही है धीरे धीरे करके। और इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है उसका एवरेज 21% आता है, इसकी जो नेट इनकम है वो ईयरली रेट पर 73.6% ग्रो हो रही है। सो शॉर्ट टर्म में हमारे को ये सब चीजें जो है फंडामेंटल्स हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे एनालिस्ट रेटिंग्स की, तो 40% एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि इसको हम बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म में मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, एंड किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते, सो मैं बेसिकली उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। बात करें इसके टेक्निकल्स की, जो ये फेवरेट चार्ट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो नए नए स्टॉक मार्केट में, उन्हें क्या होता है ना, उन्होंने बस ट्रेडिंग की जो रील्स वगैरह देखी होती है उसमें चार्ट्स होते हैं, लेकिन चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पहले फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा इन्हीं कंपनीज में होता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। जो आप देखते हो कुछ स्कैल्पिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है इंडेक्स में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, वो सब लॉस का मामला है, वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, एंड बेसिक रिटेल इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे, तो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एंड आप लोगों को भी फंडामेंटल सीखने में काफी टाइम लगेगा। अगर हम चलते हैं टेक्निकल्स में, तो टेक्निकल्स तो बादशाह ही है, इनकी तो कोई कंपैरिजन है नहीं टेक्निकल्स का। यहाँ पर 188 रुपए का इन्होंने हाई लगाया था इस शेयर ने, उसके बाद शेयर कंटिन्यूस रिजेक्शन खाता है। अगर मैं प्राइस रेंज में जाना चाहूँ, और अगर मैं प्राइस रेंज में जाके क्या देखता हूँ कि शेयर ने कितना लो मारा है, अपना लोएस्ट जो है ऑलमोस्ट 43% ही शेयर ने लो मार दिया है, जस्ट बिकॉज कि नया नया शेयर लिस्ट हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी। सो इसने 43% का शेयर ने अपना लो मारा है, जो कि है 82 रुपीज का ऑलमोस्ट, नहीं, इट्स अराउंड 102 रुपीज, एंड इसका हाई था अराउंड 188 रुपीज। सो 43.97% डाउन है, जो कि 82.32%, 82.32 पॉइंट्स डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, जो कि है 182 का, ऑलमोस्ट 182 या 190 कुछ का, 188.12 का है। अब यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर अभी हम है वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पर एक सस्पिशियस चीज है नोटिस करने वाली है, एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर 920 EMA का क्रॉसओवर मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे, मैंने ब्रश से इसे अंडरलाइन भी करा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 920 EMA का क्रॉसओवर दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए 9 EMA एकदम ऊपर जा रही है, 20 EMA का हल्का हल्का क्रॉसओवर मुझे देखने को मिल रहा है। सो अगर 9 EMA 20 EMA का क्रॉसओवर आता है, एंड अगर 9 EMA पे कैंडल सपोर्ट लेती है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल में हमारे को फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है।
जो कि मुझे लगता है कि मार्केट फिल करने को आएगा। सो अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हो सकता है ये वाला लेवल 124-25 का अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल करने आ जाए, लेकिन क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है तो ये स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता कि इसमें काम करनी चाहिए। बेसिकली 920 EMA का क्रॉसओवर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 9 EMA पे कैंडल्स अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है एंड 920 EMA का क्रॉसओवर आता है, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो 920 EMA की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसको आप होल्ड कर सकते हो, बिकॉज 9 EMA पे ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, 9 EMA को टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम चलेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज वो है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा, बिकॉज मेरी खुद एनालिसिस इसको नहीं कहती कि आपको रिकमेंड करूँ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 23 अप्रैल की, सो जो क्योंकि मार्केट में बुल रन है, सो ऑलमोस्ट सारे शेयर जितने भी हैं वो सब एक कह सकते हैं आपको बुल रन ही देखने को दिखाएंगे एंड हर शेयर इस समय ताबड़तोड़ ऊपर जा रहा है। सो जो जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रैश, उनको हैवी लॉस होगा। यहाँ पर 23 तारीख को आप देखेंगे कि 3.06% का मार्केट मोमेंटम दिखा देती है, जो कि 3.93 पॉइंट्स होते हैं इस स्टॉक के लिए। एंड अगर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट्स लेवल की, सो यहाँ पर 132 के लेवल पे इसने रिजेक्शन खाया है, जो कि अच्छा खासा रिजेक्शन था। मार्केट 2 बार टेस्ट करने गई, लेकिन फिर सेलर्स हावी हो जाते हैं एंड रिजेक्शन आ जाता है। सपोर्ट की बात करें तो 131 पे एक अच्छा सपोर्ट है एंड देन 130 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट है एंड ऑलमोस्ट 129 के लेवल पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, सो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्राइस एक्शन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए। अब यहाँ पर सस्पिशियस चीज फिर से क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 920 EMA का क्रॉसओवर आया। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा इस लेवल पे, ये अगर आप देख सकते हैं जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 920 EMA का क्रॉसओवर है, 9 EMA पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, प्राइस हर बार 9 EMA को टेस्ट करने आया एंड प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग कैंडल हुई है आज की 3:30 बजे की जो क्लोजिंग कैंडल हुई है, उसमें देखोगे कि प्राइस जो है वो 9 EMA को टेस्ट करता है, प्राइस 9 EMA को टेस्ट करता है एंड देन एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिलती है ग्रीन वाली। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, बिकॉज इसका Q4 का रिजल्ट आ चुका है एंड एक पॉजिटिव रिजल्ट इसको देखने को मिला है, सो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप खुलता है 133-34 के लेवल पे 2-3% अगर गैप अप खुलेगा, सो रिजल्ट क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग होगी एंड जिन लोगों ने ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करी होंगी वो लोग मार्केट को गिराएंगे। सो मुझे लगता है अगर मार्केट को गिराएंगे तो 9 EMA तक यानी 131 तक मार्केट गिर सकती है या फिर 130 तक गिर सकती है, क्योंकि फिबोनाची अगर हम लगाएंगे एंड फिबोनाची में भी अगर हम देखते हैं तो 130 का लेवल एक अच्छा 0.26 का लेवल हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। डिलीट करेंगे इस फिबोनाची को एंड इस वाली फिबोनाची को भी डिलीट करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें सब पता है कि शेयर कल गैप अप खुलेगा, बिकॉज रिजल्ट इतना बढ़िया है तो गैप अप तो खुलना ही है। अगर मार्केट में या तो गैप अप खुला तो अगर सेलिंग आती है तो मुझे लगता है कि 131 के लेवल पे ये मार्केट लो बना सकता है, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करेगा 132 के लेवल पे आएगा। सो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो या तो मैं 132 पे बाय करूंगा या फिर 131 पे बाय करूंगा एंड अगर मार्केट गैप अप ना खुल के रिजेक्शन लेती है हल्का सा एंड 9 EMA को टेस्ट करके वो लेवल तोड़ती है एंड 131 यानी 0.236 के लेवल को टेस्ट करने आती है फिबोनाची, तो इसके बाद बॉटम बनने के बाद एक बिग बार स्ट्रेटजी बने एंड बिग बार बने तो मैं उसके बाद ट्रेड ले सकता हूँ। सो बेसिकली स्टॉक तो ऊपर जाना ही है, लेकिन दो तरीके होते हैं स्टॉक को ऊपर जाने के, या तो गैप अप खुलेगा या फिर इसी लेवल पे खुलेगा। अगर इसी लेवल पे खुलेगा तो 920 में का क्रॉसओवर देख के 9 EMA पे सपोर्ट देख के मैं ट्रेड अपनी बना लूंगा लॉन्ग पोजीशन की। लेकिन अगर गैप अप खुलेगा सो मैं पोजीशन नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी एंड उसके बाद स्टॉक नीचे गिरता चला जाएगा एंड गैप अप में मैं पैसा इसलिए नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ओवरनाइट पोजीशंस नहीं है। सो सिंपल से एनालिसिस ये है कि गैप अप खुलेगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग का वेट करेंगे, दो तीन कैंडल्स यहाँ पे रेड कन्वर्ट होंगी एंड 132 एंड 131 के मेजर लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे प्राइस आते ही मैं बाय करूंगा हैवी क्वांटिटी में एंड एवरेज अगर मैं 132 131 पे भी एवरेज करूंगा सो 131.5 का मेरा एवरेज प्राइस हो जाएगा। 133 पे मुझे लगता है कि 133-34 पे प्राइस मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। सो बेसिकली ये मेरी एनालिसिस है कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन भी देख सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पुट ऑप्शन में भी अच्छी रैली बना सकते हैं। सो ये बेसिक एनालिसिस थी, फंडामेंटल्स मैंने आपके कंपनी को समझा दिए, टेक्निकल्स में मैं थोड़ा सा वीक हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन
मेरे टेक्निकल्स जितने भी हैं 920 EMA की स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ, उसमें 83% 84% मेरे टेक्निकल सही होते हैं। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय